एपिसोड 1 मीटिंग विद बिलियनियर सिस्टम। ये आप क्या कर रही है मैनेजर, अब मैं और यहाँ काम नहीं कर सकता। देवेश राय नोएडा के एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में चिल्ला रहा था। तभी मैनेजर रानी शर्मा ने उसका सारा ऑफिस का सामान बाहर फेंकते हुए कहा, गेट आउट फ्रॉम हियर। ये सुनने के बाद देवेश ने अपना सारा ऑफिस का सामान उठाया और जाने लगा और सोचने लगा, क्या ही दुनिया है, मैंने सीनियरों को कोई गिफ्ट नहीं दिया तो उन सब ने मिलकर मुझे निकलवा दिया। क्या मैं सच में बेरोजगार हो गया हूँ? मैं तो सीरियस होकर बिजनेस करना चाहता था। तभी देवेश का फ़ोन रिंग करने लगता है और देवेश तुरंत ही अपना फ़ोन उठाता है और कहता है, बेबी मैं आज तुम्हें बताने वाला था कि। देवेश इतना ही कह पाया था कि दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, देवेश चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। देवेश बोला, क्या? देवेश के मुंह से और कुछ निकल ही नहीं पाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आया, हाँ अब तुम्हें मेरे बर्थडे पार्टी में आने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम मुझे दोबारा कॉल मत करना और हाँ पीछा करने की तो कोशिश भी मत करना। इसके बाद देवेश बोल पड़ा, क्या मैंने कोई गलती की है? आखिर तुम अचानक से मुझसे ब्रेकअप क्यों कर रही हो? क्या कोई और तुम्हें मिल गया है जो मुझसे भी अच्छा है? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, तुमसे इससे कोई मतलब नहीं, मैं तुम्हारे साथ अब और लंबे समय तक नहीं रह सकती। तुम तो अभी तक फटीचर के फटीचर ही रह गए हो। मैं अपनी यंग लाइफ तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगी। और गुड बाय। कॉल कट जाती है। ये सब सुनने के बाद तो देवेश को तो मानो सदमा ही लग गया हो। उसके हाथ से सारा सामान नीचे गिर जाता है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है, मैंने दिन रात मेहनत करके उसके साथ शादी करने के लिए कुछ पैसे जुटाए थे, आज उसने मुझे छोड़ दिया। क्या ही खराब दिन है आज। नौकरी और छोकरी दोनों ही चली गई। देवेश फिर अपना सारा सामान उठाया और लोगों से अपनी नज़र छिपाते हुए लिफ्ट में चला गया। तभी अचानक ही लिफ्ट में एक तेज रोशनी हुई और वहां एक बहुत सुंदर और हॉट लड़की एक टैबलेट नुमा चीज के साथ हवा में तैरती हुई दिखाई दी। लड़की कहने लगती है, मास्टर आपका बिलियनियर सिस्टम में स्वागत है और आज से मैं आपकी सर्वेंट हूँ। पहले तो देवेश उसके ऊपर से नज़र ही नहीं हटा पा रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र हवा में उड़ने वाली बात पर पड़ी वो तो डर के मारे वही बैठ गया। वो लड़की आगे कहने लगती है, मास्टर सिस्टम आपको कुछ काम देगी जिसे पूरा करने पर आपको बड़े रिवार्ड मिलेंगे और मैं इन सभी को करने में मदद करूंगी। देवेश के तो डर से पसीने छूट रहे थे और वो हकलाते हुए बोला, तो तुम हो कौन? ये सब क्या है और तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? वो लड़की बोलती है, वैसे मेरा कोई नाम नहीं है, मैं तो एके हूँ जो कि सिस्टम के होस्ट की सर्वेंट हूँ और ये एक बिलियनियर सिस्टम है जो आपको अमीर बनने में मदद करता है। हाँ और रही बात आपका पीछा करने की तो सिस्टम आप जैसे ही नल्ले और बेरोजगार को ही चुनती है। इसको सुनने के बाद थोड़ा नाराजगी दिखाते हुए खुशी से चिल्लाते हुए कहता है, क्या सच में ये एक बिलियनियर सिस्टम है? तब तो मैं जल्द ही अमीरों की लिस्ट में आ जाऊंगा। वो लड़की कहती है, हाँ मास्टर ये सब सच है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ साइन इन करना होगा और सिस्टम की बात को सीक्रेट ही रखना होगा और अगर आप सिस्टम को नहीं चाहते तो मैं चली किसी और नल्ले बेरोजगार को ढूंढने। देवेश उस लड़की को तुरंत रोकते हुए कहता है, आप जैसी कोई ब्यूटी के लिए तो जान हाजिर है, ये साइन इन क्या है? मैं आपको मना तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। देवेश ने साइन इन को क्लिक किया, तभी एक पेज खुल गया जिसमें लिखा था कि बधाई हो होस्ट, अपने साइन इन सफलतापूर्वक कर लिया है जिसके बोनस के रूप में 100 करोड़ रु आपके खाते में पहुंच गया है। तभी देवेश के फ़ोन पर बैंक से मैसेज आया कि आपके खाते में 100 करोड़ जमा हो चुका है। ये सब देखकर तो देवेश तो बहुत खुश हो रहा था और आपको 100% कंट्रोल के साथ डार्क मून होटल दिया जाता है और साथ में 100 करोड़ की जैग्यूर एफ टाइप स्पोर्ट कार नीचे पार्किंग लॉट में आ गई है और हाँ अब से आपको एक कैबर ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का काम करना है। क्या ये सब आपको स्वीकार है? ये सब देखकर देवेश खुशी से चिल्लाते हुए कहता है, अरे बाप रे, इतना सारा रुपया और ड्राइवर की जॉब, वो भी स्पोर्ट कार के साथ, कौन मना करेगा भाई, मुझे ये मंजूर है। वो लड़की कहती है, मास्टर ये काम आपको हमेशा नहीं करना है, इसके पूरा होने के बाद आपको दूसरा काम करना होगा और टास्क के पूरा होने पर आपको बड़े बड़े रिवार्ड दिए जाएंगे। मास्टर आपको डार्क मून होटल जाकर वहां पर अपनी कागजी कार्रवाई करनी होगी, इसके बाद वो होटल आपका। तभी वो लड़की एकदम फ्लर्ट करते हुए अपने सीने से कार की चाबी निकलती है, जिसे देखकर तो देवेश के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। चाबी लेते हुए देवेश कहता है, तुम्हारा कोई नाम नहीं है? देवेश मन में सोचने लगता है कि काश ऐसी कोई मेरी गर्लफ्रेंड होती। देवेश बोलते हुए कहता है, आज से तुम्हारा नाम सारा रहेगा। जिस पर वो लड़की कहती है, जी मास्टर। सारा कहती है, मास्टर आपकी कार पार्किंग लॉट एरिया ए सीरीज B11 पर लगी हुई है। और वो गायब हो जाती है। देवेश पार्किंग में पहुंच जाता है और मन में सोच रहा था, ऐसा लगता है कि मानो ये सब बस एक सपना है। देवेश एरिया ए में पहुंचता है तो कहता है कि तो ये है अमीरों का पार्किंग एरिया, यहाँ तो काफ़ी लग्जरी कारें हैं। एक लड़की वहाँ अपनी कार का इंजन खोले हुई थी और कहे जा रही थी, ये क्या बला है, इसे अभी ही खराब होनी थी, मुझे जल्दी से जाना है, पता नहीं इस कार की क्या ही प्रॉब्लम है। तभी देवेश वहाँ आ जाता है और कहता है, मिस यामी, क्या आपके कार के साथ कुछ दिक्कत है? जिस पर यामी देवेश की तरफ आशा भरी नज़रों से देखते हुए कहती है, क्या तुम एड डिपार्टमेंट के देवेश राय हो? मेरी कार को पता नहीं क्या हो गया है कि ये स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। देवेश यामी से कहता है, मिस यामी क्या आप मेरे कार से चलना चाहेंगी?
जिस पर यामी देवेश के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है, मुझे अबन कॉलोनी जाना है, मेरी हेल्प करने के लिए शुक्रिया। तभी वहां रंग बिरंगे बालों वाला एक लड़का आ जाता है जो यामी के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे मिस ब्यूटी क्वीन, इस जैसे छोटे लोगों के पास कोई अच्छी कार नहीं होगी, इससे अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ मेरी स्पोर्ट कार में चलो। यामी गुस्से में उसे दूर करते हुए कहती है, मिस्टर अजय, आप मुझसे दूर रहिए, आप जैसे इंसान के साथ तो मैं कभी नहीं जाऊंगी। देवेश भी बोल पड़ा, भाई अजय, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी कार बस यही पास में B11 पर खड़ी है। अजय कहता है, तुम्हारी तरह तुम्हारी कार भी टूटी फूटी होगी, अगर उसमें मिस यामी जाएंगी तो उनका स्टेटस डाउन हो जाएगा, इससे अच्छा होगा कि वो मेरे साथ मेरी स्पोर्ट कार में चले, जिसे मैंने कल ही 90 लाख में खरीदा है। यामी की जाते हुए अजय से कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी स्टेटस की चिंता करने के लिए मेरा पीछा करना बंद करो, मैं उसी टूटी फूटी कार से ही चली जाऊंगी। तभी दोनों अचानक ही रुक जाते हैं और उनका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है जब सामने एक चमचमाती ब्लैक जैग्वार एफ स्पोर्ट कार को देखते हैं। तब देवेश कार पर हाथ रखे हुए चाबी निकलते हुए बोला, यही मेरी कार है। देवेश कार का दरवाजा ओपन करते हुए बोला, मिस यामी आइए, यह बैठिए, और सुनो ब्रो, क्या तुम हमारी पूरी कंपनी के जनरल मैनेजर को तुम अपने कचरे से कार में बैठना चाहते थे? इधर अजय हैरान खड़ा सोच रहा था, अरे ये तो वही 100 करोड़ वाली कार है, मैं तो इसे शोरूम में दूर से ही देख पाया था यार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इसे अपने सामने देख रहा हूँ। अजय दौड़कर देवेश के पास आता है और कहता है, भाई भाई, क्या तुम मुझे बैठा सकते हो? जिस पर देवेश बोला, तुम मेरे इस टूटी फूटी कार में बैठने के लिए योग्य नहीं हो। और देवेश वहां से फुल स्पीड में कार लेकर निकल गया। अजय ये सब देखकर हाथ मलता रह गया। कार के अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी और देवेश मन में खुश हो रहा था कि आज मैंने कंपनी की नंबर 1 ब्यूटी को अपने कार में बैठाया है। मिस यामी सिंह जितनी खूबसूरत है उतनी ही दिल की अच्छी भी हैं, और साथ ही साथ मेहनती और इंटेलिजेंट भी हैं। यामी उस चुप्पी को तोड़ते हुए बोली, क्या सच में ये कार तुम्हारी है? तुम तो हमारे कंपनी के एड डिपार्टमेंट के एक छोटे से एम्प्लॉय हो। देवेश बोला, नहीं था, मुझे आज ही निकाल दिया गया। वास्तव में देखे तो मैं यंग जनरेशन का रिच मैन हूँ। मैं तो सिर्फ जिंदगी के अनुभव के लिए लो प्रोफाइल वाले सभी काम करता हूँ। देखो, आज से मैंने कैबर ऑनलाइन कार ड्राइवर का काम शुरू किया है और आप मेरी पहली कस्टमर हैं हो। तब तो ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं आपकी पहली कस्टमर हूँ। मैं अभी कैबर पर बुक करती हूँ। तभी देवेश के फ़ोन पर मैसेज आया कि आपको मिस यामी सिंह के द्वारा बुक किया गया है। कुछ देर बाद, मिस यामी, लीजिए आपका अबन कॉलोनी आ गया। यामी अपना फ़ोन दिखाते हुए बोली, मैंने पेमेंट कर दिया है और भाई मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए शुक्रिया। अचानक ही वहाँ सारा आ जाती है, जिसे देखकर तो देवेश चौंक जाता है। सारा कहती है, बधाई हो मास्टर, अपने अपना पहला ऑर्डर पूरा किया। आपका ड्राइवर का काम 5% पूरा हुआ और आपको रिवार्ड के रूप में 500 करोड़ रु आपके खाते में पहुँच दिए गए हैं। तभी देवेश के फ़ोन में बैंक से मैसेज आता है, जिसे देखकर देवेश चिल्लाते हुए कहता है, अरे ये तो सच में 500 करोड़ है, वो भी सिर्फ एक कैबर टैक्सी ऑर्डर पर। हाँ, मैं तो अमीर हो गया बे। एपिसोड 2 मेट विद एक्स गर्लफ्रेंड। शाम के 7 बजे द डार्क मून होटल में। रोहन, क्या यही फेमस डार्क मून 5 स्टार होटल है? इंडिया के टॉप लग्जरी होटलों में से एक। वाह, ये कितना ऑसम है। यहाँ तक कि इसमें तो कई सेलिब्रिटी भी अपनी शादी की पार्टी अरेंज करवाते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुमने मेरी बर्थडे पार्टी यहाँ अरेंज की है। ये सब बोलने वाली कोई और नहीं बल्कि देवेश की एक्स गर्लफ्रेंड पूजा चौबे थी, जिसकी आज सुबह ही देवेश के साथ ब्रेकअप हुआ था। पूजा ये सभी बातें रोहन के साथ चिपकते हुए कह रही थी। तब रोहन बोला, ठीक है बेबी, अगर तुम यही चाहती हो तो हम आज यहीं पार्टी करेंगे। यहाँ का एक प्राइवेट रूम तो बस 70,000 से 80,000 रु का ही है। एपिसोड 3 टोटली ब्रेकअप। देवेश मन में सोच रहा था कि मैं 3 साल तक तुमसे प्यार किया, मैं तुम्हारे प्यार में इतना अंधा हो गया था, मुझे तुम्हारे अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता था। आज तक मैं तुम्हें एक किस तक नहीं कर पाया। मैंने तो तुमसे शादी के सपने सोच कर रखे थे। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता था, लेकिन आज सुबह को वो झूठी प्यार की पट्टी उतर गई। आज मैं जान गया कि मेरे प्यार का तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं है, बस तुम्हें तो सिर्फ पैसों से मतलब है। देवेश पूजा की तरफ चेहरा करते हुए कहता है कि अब आपको मुझसे क्या चाहिए और आप हैं कौन? जिस पर पूजा थोड़ी रोनी सूरत बनाते हुए कहती है कि देवेश, क्या 3 सालों का तुम्हारा मुझसे प्यार खत्म हो गया? क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते हो? क्या तुम मेरे साथ बिताए गए वो हर पल भी भूल गए हो? पूजा काव्य की ओर इशारा करते हुए कहती है कि भले ही इसके पास मुझसे अच्छी एपिसोडमिंग बॉडी हो, लेकिन ये मुझसे ज़्यादा काबिल नहीं है। देवेश पूजा के उस मासूमियत भरे चेहरे को देखकर पिघलने लगता है। वो वहाँ उसके सामने खड़ा था, लेकिन अंदर से बहुत दुखी था क्योंकि वह पूजा को बहुत प्यार करता था। देवेश के चेहरे को देखकर काव्या समझ जाती है कि आखिर ये सब मैटर क्या है। ये फिर से उसी लड़की के जाल में फंस रहा है और वह सोचती है कि लगता है मुझे ही इसकी मदद करनी होगी। और वो देवेश के पास जाकर उसके हाथों को पकड़ते हुए कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे ज़्यादा काबिल हूँ कि नहीं? इन्होंने अभी कुछ देर पहले ही मेरी प्रशंसा करते हुए कहा था कि मैं उनके एक्स गर्लफ्रेंड से बेहतर हूँ।
ये सब सुनने के बाद तो मानो देवेश को होश ही आ जाता है और वो भी काव्या के उस नाटक में शामिल हो जाता है, अपनी एक्स से पीछा छुड़ाने में, और थोड़ा फ्लर्ट करते हुए काव्या के कमर पर अपना हाथ रखते हुए उसे अपने करीब लाकर बोलता है। न केवल उनके पास अच्छी काबिलियत है बल्कि इनकी शरीर काफ़ी फ्लेक्सिबल भी है। देवेश के अचानक इस अप्रत्याशित एक्शन से काव्या भी हैरान हो जाती है और उसके चेहरा एकदम लाल हो जाता है। दोनों की यह सभी हरकतों को देखकर पूजा और उसकी सहेली का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। देवेश वहां से जाते हुए बोलता है कि अगर आपका सब खत्म हो गया हो तो हम डेट पर जा रहे हैं। पूजा चिल्लाते हुए कहती है कि मत जाओ, मैं तुम्हारी लवर बनाकर रहना चाहती हूँ 3 साल के रिलेशनशिप के वास्ते, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? ये सब सुनने के बाद तो देवेश का मानो पारा ही हाई हो जाता है और गुस्से से पूजा को देखते हुए चिल्लाकर कहता है कि क्या प्यार प्यार लगा रखा है, कहाँ गया था ये प्यार जब तुमने मुझे से ब्रेकअप किया था, मुझे को फटीचे कहकर छोड़ दिया था और दूसरे लड़के के साथ यहाँ घूम रही थी। तुमने ये तक नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीत रही होगी, तुम मुझे चीट करके यहाँ बर्थडे पार्टी मना रही हो। अगर यही तुम्हारा प्यार है तो यहाँ से चली जाओ, अब तुम्हें मैं कोई मौका नहीं दूंगा, अब से तुम मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। ये सब कहने की बाद देवेश वहां से चला जाता है और पूजा वहीं बैठी ही रह जाती है। बाहर आने पर देवेश काव्या को अंदर मदद करने के लिए धन्यवाद कहता है और काव्या से पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, जिस पर काव्या बताती है कि द शाइन होटल, वहाँ मेरे दोस्तों के साथ एक पार्टी है और मैं आपको परेशानी में डालने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। जिस पर देवेश कहता है कि अरे कोई नहीं, इतना तो चलता है और आप तो हमारे होटल की कस्टमर हैं। वहीं दूर शाइन होटल के बाहर 3 लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। एक ने कहा, अरे यार ये काव्या कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई क्या, उसने कोई अमीर बॉयफ्रेंड बना लिया है और उसी के साथ है क्या? तभी दूसरी लड़की कहती है कि अरे नहीं, उसने कल कहा था कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे एक स्पोर्ट कार खरीद कर दी है। जिस पर तीसरी लड़की कहती है कि अरे उसके बहकावे में मत आओ, आज तक मैंने उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ कभी भी नहीं देखा है, तो कार की बात ही छोड़ दो, आज जब हमारे अमीर बॉयफ्रेंड्स को देखेगी तो उसे जरूर जलन होगी। तभी वहां एक चमचमाती ब्लैक जैग्यूर एफ स्पोर्ट कार की एंट्री होती है और उसमें से काव्या अपने चश्मे को लगाते हुए बाहर निकलती है। काव्या को उस कार से उतरते देख तीनों लड़कियों का तो मुंह खुले के खुले ही रह जाता है। एक लड़की कहती है कि यह तो वही 100 करोड़ वाली जैग्यूर एफ स्पोर्ट कार है यार, सच में इसका बॉयफ्रेंड तो बहुत अमीर है। उन तीनों को अपनी तरफ देखते देख काव्या देवेश से कहती है, क्या तुम मेरी मदद करोगे इन तीनों से निपटने में, देखो मैं भी तुम्हारी मदद की थी। जिस पर देवेश समझ जाता है और उसे जाते हुए कहता है कि गुड बाय हनी, टेक केयर और मजे करना। देवेश वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ सलोनी बिल्डिंग में एक आंटी चिल्लाकर कह रही थी, अरे वो देवेश का बच्चा कहाँ गया, 10 दिन हो गए हैं अभी तक उसने इस महीने का किराया नहीं दिया। जिस पर उसकी बेटी उसे समझाते हुए कहती है, देवेश आता ही होगा, आप पहले शांत हो जाए और अभी तो 10 ही दिन हुए हैं, उसने कहा है न कि वो किराया दे देगा। तभी किसी ने घर का बेल बजाया और लड़की जाकर दरवाजे को खोलती है और देखती है कि वहां देश खड़ा है। देवेश लड़की से कहता है कि और सिस्टर कैसी हो, यूपीएससी की तैयारी कैसी चल रही है? जिस पर लड़की कहती है कि भाई देवेश आप आ गए, मेरी माँ आपका ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो आंटी देवेश को देखती हैं तो उस पर चिल्लाने लगती हैं कि तुमने अभी तक रूम का किराया क्यों नहीं दिया? देवेश कहने लगता है कि आंटी मैं बस आपसे नमस्ते करने आया हूँ, क्योंकि मैं अब यहाँ से इस जगह छोड़कर जा रहा हूँ, आपने मेरा इतना ख्याल रखा उसके लिए शुक्रिया। आंटी का गुस्सा तुरंत ही गायब हो जाता है और कहने लगती है कि बेटा देवेश, क्या सच में तुम जा रहे हो? क्या तुम्हारा आगे का कोई प्लान है? ठीक है, जहाँ जाओ खुशी से रहना है और अगर याद आए तो हम तो हैं ही। देवेश भी मन में सोचता है कि आंटी सिर्फ दिखावा करती हैं कि वो कितनी गुस्सल है, लेकिन वो बहुत ही अच्छी है, एकदम नारियल की तरह। देवेश उन्हें 15,000 रुपये भेज देते हैं और वहां से चला जाता है। दोनों माँ बेटी उसके सामान के साथ उसे बाहर तक छोड़ने के लिए आते हैं। उसकी कार को देखकर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। तब देवेश उन्हें अपनी सब झूठी अमीर होने वाली बात बताता है कि वो एक अमीर बेटा है और वहां से दोनों से विदा लेकर चला जाता है और दोनों पीछे उसे जाते हुए देखते ही रह जाते हैं। देवेश अपने द डार्क मून होटल में आता है और वहां का खाना एंजॉय करता है और कहता है कि बहुत बढ़िया, मानना पड़ेगा, 5 स्टार होटल की बात ही अलग है। तभी उसके फ़ोन पर यामी का मैसेज आता है कि मैं कंपनी के बाहर खड़ी हूं, क्या तुम मुझे पिकअप करने आ सकती हो? जिस पर देवेश भी मैसेज करता है, क्यों नहीं, मैं अभी वहां 15 मिनट में पहुंचता हूं। 15 मिनट बाद देवेश कंपनी के बाहर पहुंचता है, वही यामी खड़ी थी। यामी देवेश को देखकर कार में अंदर बैठ जाती है। तभी देवेश यामी से कहता है कि मिस यामी, क्या आप पहले कैबर पर ऑर्डर कर देंगी? यामी कहती है कि क्या क्या ऑर्डर? जिस पर देवेश उसने कहता है कि अरे टैक्सी का ऑर्डर। मिस यामी, अगर आप ऑर्डर नहीं करेंगी तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, ये समय पैसे बनाने का है। जिस पर यामी भी हंसती हुई कहती है कि ठीक है, ये लोग हो गया ऑर्डर। आगे की कहानी में क्या होगा मिस यामी और देवेश के साथ जब दोनों घर पर पकड़े जाएंगे? एपिसोड 4 रंगे हाथ पकड़ा गया। यामी मन में सोचती है कि इस 100 करोड़ की जैग्यूर एफ कार को चलाने से पहले देवेश बहुत ही काबिल एम्प्लॉय था
और यहाँ तक कि उसने बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड भी जीता था। खैर अब तो कंपनी से निकाला जा चुका है, लेकिन देखकर ऐसा लगता है कि यह इस टैक्सी ड्राइवर की जॉब को सीरियसली लेकर मेहनत कर रहा है। जरूर इसमें इसके पीछे कोई मोटिव होगा, हालांकि मैं नहीं जानती कि वह क्या होगा। इधर देवेश के मन में खुशी के मिनी बम फूट रहे थे। सोच रहा था कि यार ये यामी कितनी सुंदर है और कितनी अच्छी है और यह कितनी हम्बल है। मन करता है कि इन्हें ही अपना गर्लफ्रेंड बना लूं। वैसे भी ये मेरी पहली क्रश है। पहले तो मैं इनके लेवल का नहीं था बॉयफ्रेंड बनने के लिए, लेकिन अब तो मेरे पास पैसा ही पैसा है। अब मैं इन पर इंप्रेशन जमाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ूंगा। मेरे अंदर पहले पूजा को छोड़ने का थोड़ा दुख था, लेकिन अब आज के कारनामे के बाद उसके प्रति सारा मोह खत्म। अब से मैं इन्हीं पर फोकस करूंगा। तभी यामी देवेश से कहती है कि क्या सोच रहे हो, हम कहाँ चलने वाले हैं। देवेश कहता है कि मिस आपने जहाँ जाने के लिए ऑर्डर किया है। तभी वहाँ कार में सारा आ जाती है, जिसे अचानक देखकर देवेश घबरा जाता है। जिस पर सारा रहती है कि चिंता मत करो मास्टर, मुझे वो नहीं देख सकती। जिस पर देवेश यामी को देखते हुए एक आराम की सांस लेता है और फिर सारा कहती है कि वाह मास्टर, क्या ही टॉप क्लास की सुंदर औरत को तुमने अपने कार में बैठाया है। सिस्टम इसे 90 पॉइंट की रेटिंग देती है। सच में ये तो कमाल की लग रही है। इसके फिगर के तो कहने ही क्या, इसका साइज तो F है। और सारा इतना ही कह पाई थी कि देवेश शर्माते हुए उसे चुप कर देता है, जिस पर सारा समझ जाती है और वह आगे कहती है कि मास्टर बधाई हो, अपने सफलतापूर्वक दूसरा ऑर्डर ले लिया है और सिस्टम आपको 2 सुंदर और हॉट लड़कियों की मदद के लिए आपको रिवॉर्ड के रूप में 10,000 पॉइंट देती है और आपका मिशन लगभग 50% होने वाला है। तभी यामी बोलती है कि क्या हुआ देवेश, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है, तुम चल क्यों नहीं रहे हो। देवेश कहता है कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लग रहा है कि आपकी मीटिंग सही नहीं गई है। क्या आपको कोई दिक्कत है, क्या वो पर्सनल है या बिजनेस को लेकर है। यामी कहने लगती है कि बिजनेस को लेकर है। दरअसल कंपनी चाहती है कि 10 से 12 दिनों में एक लंच इवेंट हो, लेकिन सभी 5 स्टार होटल पहले से ही बुक है। मैं इसी को लेकर थोड़ी चिंता में हूँ, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूँ। देवेश कहता है कि क्या आपने द डार्क मून होटल को चेक किया, वो तो आपकी कंपनी के लिए पर्याप्त होगी। यामी कहती है कि तुम इतना क्रेजी ना बनो, द डार्क मून होटल दिल्ली के महंगे लग्जरी 5 स्टार होटल में से एक है। मैं पैसे खर्च करने से नहीं डरती, लेकिन उसे बुक करने के लिए बड़े बड़े कनेक्शन की या किसी बड़े आदमी की जरूरत पड़ती है। देवेश कहता है कि अरे मिस, यह जरूरी नहीं है कि यही होगा जीवन जो है न, वो संघर्ष, प्रयासों और आश्चर्य से भरा पड़ा है। अब आप आज सुबह को ही देख लीजिए, जब आप मुझसे मिली थी, हो सकता है कि वहां भी कोई सरप्राइज हो। जिस पर यामी हंसते हुए कहती है वाह क्या बात है, क्या ही फिल्मी डायलॉग लपेट कर मारा है। लेकिन चलो फिर एक बार कोशिश करके देख ही लेते हैं। मोनो और कार सीधे द डार्क मून होटल ले चलो। जिस पर देवेश बिल्कुल किसी एक्शन हीरो की तरह कार को पूरा 180 डिग्री पर घूमता है और डार्क मून होटल की तरफ चल पड़ता है। जिस पर यामी डरते हुए कहती है कि वाह क्या बात है, तुम तो एकदम एक्सपर्ट निकले। कुछ देर चलने के बाद यामी कहती है कि चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर मैं उनसे बात नहीं कर पाई तो मैं तुम्हारा किराया नहीं दूंगी, और अगर हम उनसे बात कर पाए तो मैं तुम्हें एक रिकॉर्ड दूंगी, जो भी तुम चाहोगे। देवेश एक कातिल हंसी हंसते हुए कहता है कि तो डील पक्की रही, रिवॉर्ड के रूप में आपको 10 दंड बैठक करना पड़ेगा, वो भी मेरे सामने। यामी कहती है कि दंड बैठक क्या होती है। जिस पर देवेश कहता है अरे यार क्या तुम जिम नहीं जाती हो, चलो फिर गूगल सर्च कर लो, तब तुम्हें पता चल जाएगा। यामी फ़ोन पर सर्च करती है और देखकर उसके गाल लाल हो जाते हैं और कहती है कि यह तुम्हारे सामने करना तो बहुत शेमफुल है। देवेश कहता है कि आप तैयार हैं कि नहीं, वैसे भी शर्त की बात आपने की थी, मैंने नहीं। यामी मन में सोचने लगती है कि मान जाती हूँ, वैसे भी जूनियर मैनेजर ने वहाँ पहले ही बात कर लिया था और वहाँ कोई भी इवेंट हाल हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। यामी कहती है अच्छा दंड बैठक ही ना, चलो अच्छा ठीक है, मुझे मंजूर है। कुछ देर बाद वे दोनों ही द डार्क मून होटल पर पहुंच जाते हैं और दोनों अंदर जाते हैं। यामी रिसेप्शन पर खड़ी महिला से नमस्ते करते हुए कहती है कि मेरा नाम यामी सिंह है, मैं आपके मैनेजर रविंद्र जी से कुछ बात करना चाहती हूँ। पीछे देवेश हाथ हिलाता है और उसे अपने बारे में कुछ कहने से मना कर देता है। वह रिसेप्शन वाली महिला सोचती है कि लगता है कि ये बॉस की नई गर्लफ्रेंड है, वो उसके सामने अपने गरीब होने का दिखावा कर रहे हैं फिर से, लेकिन ये उनकी एक्स गर्लफ्रेंड से 1000 गुना सुंदर है। मुझे जल्दी से जाकर मैनेजर मिस्टर रविंद्र जी को बताना होगा। महिला यामी से कहती है नमस्ते मिस, आप दोनों पहले बैठक में जाएं, तब तक मैं मैनेजर रविंद्र जी को बता देती हूँ। कुछ देर बाद मैनेजर वहां आता है और यामी से हाथ मिलाते हुए कहता है कि मुझे देरी से आने के लिए माफ़ कीजिएगा। यामी मैनेजर से कहती है कि मैनेजर रविंद्र, मैं यामी सिंह हूँ, RDJ ग्रुप ऑफ कंपनी से हमारी कंपनी एक लंच इवेंट करना चाहती है, क्या हाल फिलहाल में द डार्क मून होटल का इवेंट हाल मिल सकता है। यामी मन में सोच रही होती है कि मुझे इनसे कोई आशा नहीं है, मैंने तो पहले ही सोच रखा है क्योंकि RDJ ग्रुप की इतनी पहुंच नहीं है। इधर पीछे खड़ा देवेश मैनेजर को इशारा कर रहा था, अबे मान भी जा। मैनेजर हूं करते हुए कहता है कि ठीक है, आप कब के लिए चाहती हैं उसके लिए मैं अरेंज कर सकता हूं।
यामी खुश होकर कहती है कि क्या सच में मैनेजर रविंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कंपनी का 10 दिन में लंच इवेंट का प्लान है। मैनेजर रविंद्र भी हंसते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मैं सब अरेंज कर दूंगा मिस यामी, मैं आपको पूरा मदद करूंगा कोऑपरेट करने में। दोनों बाहर आकर अपने कार में बैठ जाते हैं। तब यामी कहती है कि देवेश, तुम तो वरदान साबित हुए, तुमने कहा और सच हो गया, तुम तो सच में कमाल के हो। जिस पर देवेश कहता है कि मैं तो आपसे पहले ही कह रहा था कि ये दुनिया पूरे आश्चर्य से भरी पड़ी है। चलिए इन सभी बातों को एक तरफ कीजिए और मेरे साथ इन शब्दों का खेल न खेलिए, अपनी शर्त को पूरा कीजिए। यामी के गाल लाल हो जाते हैं और कहती है कि क्या तुम्हें अभी तक याद है, मैं आरडीजे कंपनी की जनरल मैनेजर हूँ, भला मैं क्यों अपनी शर्त और किए वादे से पीछे हटूंगी। देवेश कहता है कि तो फिर शुरू हो जाए। यामी कहती है कि क्या, अरे नहीं, इस कार में कैसे होगा, क्या हम घर चलकर इस बारे में बात करें। इस पर देवेश कहता है कि हाँ वही ठीक रहेगा, तो चलिए फिर। देवेश तेजी से कार भागते हुए ले चलता है। इधर यामी का तो इतनी तेज कार चलने की वजह से होश उड़े हुए थे और वो सोच रही थी, क्या सिर्फ कुछ दंड बैठक को देखने के लिए ये इतना तेज कार चला रहा है। दोनों यामी के घर पहुंच जाते हैं, दोनों अंदर चले जाते हैं। देवेश वही सोफे पर बैठ जाता है। यामी शर्माते हुए देवेश से कहती है कि क्या तुम सच में मुझे ये करते हुए देखना चाहते हो अभी। देवेश कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, चलिए देर मत कीजिए। यामी कहती है कि मैं पहले ही बता देती हूँ कि इस तरह का जिम एक्सरसाइज मैंने पहले नहीं किया है, तो गलती होने पर कोई शिकायत मत करना। देवेश मुस्कुराते हुए कहता है कि अरे मैं बिल्कुल भी शिकायत नहीं करूँगा। यामी फिर अपने हाथों से अपने सिर को पकड़ते हुए दंड बैठक करने लगती है। यामी के इस तरह के पोज के कारण देवेश के डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है और उसके नाक से खून आने लगता है। तभी पीछे से दरवाजा खुलता है और एक 45 या 50 साल का आदमी अंदर आता है और इन दोनों को ये सब करते देख गुस्से से कहता है, क्या क्या कर रहे हो तुम दोनों। ये सुनकर दोनों ही घबरा जाते हैं। आखिर ये आदमी है कौन, क्या देवेश की अब पिटाई होगी या कुछ और। एपिसोड 5 रोस्ट बाय ऑफिस कलीग्स। यामी घबराते हुए कहती है कि पिताजी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यामी के पिता गुस्से में कहते हैं कि क्या मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, हाँ क्या मुझे बाहर कार में ही होना चाहिए था, हाँ। यामी घबराते हुए अपने पिता से कहती है, पिताजी आप गलत समझ रहे हैं, ये मेरा नया योगा टीचर है। इधर देवेश के भी पसीने आ रहे थे और मन में सोच रहा था कि अरे बाप रे, क्या ही गलत टाइमिंग है यार। यामी के पिता गुस्से में कहते हैं, तुम क्या सोचती हो, मुझे नहीं पता कि योगा टीचर कैसे होते हैं, और वे सीधे घर में आ जाते हैं यहाँ और ऐसे दूर से घूर कर देखते हैं। यामी घबराते हुए कहती है, अरे नहीं पिताजी, ये बहुत एडवांस योगा टीचर है, ये प्रैक्टिकल की जगह केवल बबल थ्योरी ही बताते हैं। यामी के पिता कहते हैं, तुम उसकी साइड लेना बंद करो, मैं उससे कुछ पूछना चाहता हूँ। उधर सोफे पर देवेश सिर पर हाथ रख सोच रहा था कि वैसे योगा टीचर की जॉब भी अच्छी होती है, काश मैंने पहले कोई योग की ट्रेनिंग ली होती। तभी उसके पास यामी के पिता आकर बैठ जाते हैं। उनके अचानक उसके पास बैठ जाने से देवेश घबरा जाता है। यामी के पिता उसे गुस्से से घूरते हुए पूछते हैं, ओ ए लड़के, तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या करते हो। देवेश उन्हें इतने गुस्से में देखकर घबराते हुए कहता है कि मेरा नाम देवेश है और मैं ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का काम करता हूँ। जिस पर यामी के पिता मुंह बनाते हुए कहते हैं, क्या ही मजाक कर रहे हो, क्या तुम कोई स्पोर्ट कार चलाते हो जो मेरी बेटी तुम्हारे साथ आएगी। देवेश सिर पर हाथ रखते हुए कहता है कि हाँ सच कहूँ तो हाँ, मैं स्पोर्ट कार ही चलता हूँ, कैबर में बाहर मेरी ही कार खड़ी है। यामी के पिता कहते हैं, क्या बाहर खड़ी जैगुआर कार तुम्हारी है। फिर वे देवेश के कंधों को थपथपाते हुए कहते हैं कि तुम उन बिगड़े हुए लड़कों से ज़्यादा समझदार हो, अब मुझे अपनी बेटी का तुम्हारे साथ होने में कोई दिक्कत नहीं है। देवेश मन में सोचने लगता है, क्या ये कोई क्रिकेट मैच चल रहा है जो एक ही बल पर सब खेल ही बदल गया, इनका टोन तो बिल्कुल ही बदल गया। तभी यामी अपने पिताजी को समझने लगती है कि पिताजी, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है हम दोनों के बीच में। जिस पर यामी के पिता कहते हैं कि हाँ, यंग लोगों की बातें हमें कहाँ समझ में आएंगी, और हाँ, मैं ये कहने आया था कि तुम दोनों साथ में यामी के दादाजी के 80वें जन्मदिन पर घर आ जाना और परिवार के बाकी बचे लोगों से मिल लेना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ और तुम दोनों जो भी कर रहे थे उसे जारी रख सकते हो। और वे वहाँ से चले जाते हैं। यामी फिर देवेश से कहती है कि लगता है कि पिताजी ने हम दोनों के बारे में गलत समझ लिया है। देवेश कहता है कि कोई बात नहीं, हम अपना काम कंटिन्यू करते हैं, और वो मिस यामी के थाई घुटने के ऊपर का हिस्सा को टच करता है, जिसके कारण यामी का चेहरा लाल हो जाता है और वह तुरंत ही देवेश को धक्का दे देती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। देवेश कहता है कि आपके मसल्स बहुत कमज़ोर हैं, आपको अपने मसल्स को मजबूत बनाने के लिए कुछ पैरों वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए। देवेश की बातें सुनकर यामी मन में सोचने लगती है, लगता है कि मैं ही गलत समझ लिया था, वो तो सिर्फ मेरा मसल्स चेक कर रहा था। तभी देवेश के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। देवेश मैसेज खोलकर देखता है तो उसमें उसे एक होटल में उसके कंपनी के सहयोगियों ने उसे फेयरवेल के लिए बुलाया था। इसे देखने के बाद देवेश अपना फ़ोन अपने जेब में रखता है और जाते हुए कहता है कि मिस यामी, मुझे एक काम है तो मैं चलता हूँ, लेकिन हाँ, अगली बार बाकी के 9 को करना होगा।
यामी कहती है कि हाँ हाँ मैं जानती हूँ, तुम डेविल कहीं के, धीरे से कहा। देवेश अपना कार लेकर उस होटल के लिए निकल जाता है जहाँ का एड्रेस उसके फ़ोन में आया था और उसी होटल में पहुँच जाता है और उसके अंदर पहुँचता है। वहीं एक लड़की देवेश को बुलाते हुए कहती है, हे देवेश, यहाँ हम लोग यहाँ हैं, हमने तुम्हारे लिए एक सीट पहले से ही रिजर्व करके रखी है। देवेश वहां उन लोगों के पास पहुंचता है। इस लड़की का नाम श्वेता था। वहां टेबल पर कई लोग बैठे थे। ये लोग वही थे जिनके साथ देवेश पहले काम करता था एड डिपार्टमेंट में। श्वेता देवेश से कहती है कि देवेश, तुम्हें इतने गुस्से में आकर जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी, तुम तो जल्द ही प्रमोट होने वाले थे, तब तुम डायरेक्ट बन जाते। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि तुम गलत कह रही हो, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मेरी परफॉर्मेंस इसके परफॉर्मेंस से बुरी थी, और तुम कैसे जानती हो कि डायरेक्टर का पद इस देवेश को ही मिलता। जिस पर श्वेता कहती है कि देवेश का परफॉर्मेंस तुमसे अच्छा था तो स्वाभाविक रूप से डायरेक्ट का पद उसे ही दिया जाता। वो लड़का हंसते हुए कहता है कि लेकिन अब नहीं, अब ये तो निकल जा चुका है, और मैं तो सुना है कि डायरेक्टर का पद मिस्टर रवि को दिया जा रहा है ना मिस्टर रवि। जिस पर रवि कहता है, हाँ ये सच है, मैं जल्दी डायरेक्टर बन जाऊंगा, उसके लिए मैं बाद में तुम सबको 5 स्टार होटल में ट्रीट दूंगा। जिस पर सभी लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि मिस्टर रवि आप बेस्ट है। फिर वो कहता है, लेकिन आज का मैं मुद्दा देवेश है, तो हमें देवेश पर ही फोकस करना चाहिए। देवेश कहता है कि क्या बात है, लगता है कि तुम दोनों मुझसे मिलने नहीं बस शो ऑफ करने आए हो। जिस पर रवि कहता है कि अरे नहीं देवेश, तुम हमें गलत समझ रहे हो, हम सब तुम्हारे बारे में बहुत चिंता कर रहे थे, और तुम्हारा अब आगे का क्या प्लान है, क्योंकि यहाँ इस बड़े शहर में रहना इतना आसान नहीं है, क्या तुम अपने परिवार में जा रहे हो। जिस पर वह दूसरा लड़का कहता है कि कौन सा परिवार, ये तो एक अनाथ है, इसका कोई घर नहीं है, ये कहीं नहीं जा सकता। क्या देवेश ऐसे ही अपनी बेइज्जती करवाता रहेगा या फिर कोई जवाब भी देगा। एपिसोड 6 टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। रवि बियर उठाते हुए कहता है कि अच्छा ये बात है, मैं कुछ प्रॉपर्टी डीलरों को जानता हूँ, क्यों न तुम मेरे घर आओ, वहीं मैं तुम्हें सबसे मिलवा दूंगा। देवेश थोड़ा अपनी आंख सिकोड़ते हुए कहता है कि तुम मेरे और मेरे काम के बारे में चिंता मत करो, मैं इस समय ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का काम कैबर कंपनी में कर रहा हूँ, और मैं इस समय भी काम कर रहा हूँ, तो मैं आज रात ड्रिंक नहीं कर सकता। तभी वहां एक वेटर दौड़ते हुए आता है और चिल्लाकर कहता है, सुनो, नीचे खड़ी जैग्युआर एफ कार किस कस्टमर का है। देवेश तुरंत मुड़कर कहता है कि क्या हुआ जैग्युआर के साथ। कुछ लोग छज्जे से नीचे देखकर बातें कर रहे थे। एक बोला, क्या बात है यार, ये तो सच में जैग्युआर एफ स्पोर्ट कार पार्क है। दूसरा कहता है कि ऐसा लगता है कि ये 80 करोड़ से ऊपर की कार है, सुपर रिच लोग ही इस तरह की महंगी कार को खरीद सकते हैं। वेटर कहता है कि वो कार दूसरे कारों का रास्ता ब्लॉक किए हुए, और मैं उसके मालिक को बताना चाहता हूँ कि अपनी कार को साइड में लगा दे। रवि के बगल बैठा हुआ दूसरा लड़का देवेश को देखकर कहता है कि अबे फटीचर, लोग जैग्युआर की बात कर रहे हैं, तेरी टूटी खटारा की नहीं, कभी देखी भी है, तू क्यों पूछ रहा है, वैसे भी तेरी खटारा को क्यों ही लोग देखेंगे। देवेश मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, वैसे वो जैग्युआर कार मेरी ही है, तो ऑफ कोर्स मैं ही उसके बारे में पूछूंगा, और उन सभी को उस कार की चमचमाती चाबी को दिखाता है। देवेश के हाथ में जैग्युआर कार की चाबी को देखकर वहां सभी के तो होश ही उड़ जाते हैं। और रवि तुरंत ही देवेश के पास आकर कहता है कि क्या सच में, क्या तुम अनाथ नहीं हो, तुम कहाँ से एक स्पोर्ट कार खरीदने के लिए इतना पैसा पा गए। इस बार रवि की आंखों में वो घमंड नहीं दिख रहा था जो अभी कुछ देर पहले दिख रहा था, अब तो उसकी आंखों में बस लालच दिख रहा था। देवेश थोड़ा गुस्से में कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या एक अनाथ के पास पैसे नहीं हो सकते, क्या ही लालची लोमड़ी की आंख है। देवेश वहां से मुड़ता है और सबसे कहता है कि मैं नहीं सोचता कि मुझे दोबारा रात का खाना खाना चाहिए, मैं पहले ही खा चुका हूं। और वह फिर श्वेता की तरफ मुड़ता है और कहता है कि श्वेता, क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा, अब भला कोई एक लग्जरी स्पोर्ट कार का मजा क्यों नहीं लेना चाहेगा। श्वेता तुरंत ही उसके साथ जाने के लिए मान जाती है, और वह सभी से कहती है कि माफ़ कीजिएगा सभी, मैं अब चलती हूँ। दोनों जाने लगते हैं, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, ज़रा रुको। देवेश रुक जाता है, तभी रवि उसके पास तेजी से आता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है, और एक झूठी हंसी हंसते हुए कहता है कि बड़े भाई यार, इतना जल्दी मत करो, ये बस हम जैसे छोटे लोगों का देखने का नज़रिया है, प्लीज़ मेरे साथ आकर बैठ जाओ, मैं पहले तुम्हारे बारे में गलत था, मुझे माफ़ कर दो। देवेश उससे अपने हाथ छुड़ाते हुए कहता है कि ऐसा मत करो, अब तो तुम डायरेक्टर बनने जा रहे हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और तुम लोग मुझसे दूर रहो। देवेश वहाँ से श्वेता को लेकर बाहर चला जाता है और रवि उन्हें जाते देखता और पछताता रह जाता है। तभी एक लड़की पीछे से कहती है कि कैसे लोग हैं ये, अभी कुछ देर पहले ही उसकी इंसल्ट कर रहे थे और अब उसके सामने रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। रवि यह सुनकर सोचने लगता है कि कहाँ जाकर वो अपना मुंह छुपाए। देवेश और श्वेता कार में बैठ जाते हैं। देवेश कार का एक्सीलेटर दबाता है जिससे कार आवाज करने लगती है और ऊपर के सभी लोग दोनों को नीचे देखने लगते हैं। देवेश वहां से 80 की स्पीड में कार भगाता है।
कार उस रात में सड़क पर काफी तेज चल रही थी और श्वेता इन सब का मजा ले रही थी। कुछ देर बाद वो अपना सिर हिला रही थी, मानो कि कुछ समझने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था। और फिर वो अंत में देवेश से पूछ ही पड़ती है कि देवेश, मैं तुम्हारे साथ काफी लंबे समय से काम कर रही थी, लेकिन मैं जानती नहीं थी कि तुम इतने अमीर हो। देवेश कहता है कि हाँ वो अच्छा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर मैं दूसरे लोगों की तरह अपने अमीर होने का दिखावा नहीं करता जब तक कि जरूरत ना हो। और देवेश हंसने लगता है। तभी वहां सारा आ जाती है और कहती है कि मास्टर, आप तो बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हैं, और आप अभी कुछ देर पहले ही कार को होटल से तेजी से भगाया ताकि लोग देखें। सारा की बातें सुनकर देवेश उसे चुप करा देता है। श्वेता कहती है कि क्या तुम्हारे ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर वाली बात सच है जो कि तुमने कहा था? देवेश हंसते हुए कहता है कि हाँ ये सच है, मैं किसी को मूर्ख नहीं बना रहा था। और फिर फोन दिखाते हुए कहता है कि श्वेता, मुझे सपोर्ट दिखाने के लिए क्या तुम ऑर्डर करना चाहोगी? श्वेता कहती है कि ठीक है, जब तुम कह ही रहे हो तो मैं कैसे सपोर्ट करने से पीछे रह सकती हूँ। तभी देवेश के सिस्टम से मैसेज आता है कि पैसेंजर ने ऑर्डर तो कर दिया है, लेकिन उनकी ब्यूटी रेटिंग 88 पॉइंट है, मिशन के लिए 90 पॉइंट की जरूरत होगी। देवेश मन में सोचने लगता है कि क्या सिस्टम सिर्फ 90 से ऊपर की रेटिंग वाले लोगों की ही गिनती करता है? श्वेता इतनी सुंदर है तो क्या तुम 2 पॉइंट और नहीं दे सकते थे? ये साला ठरकी सिस्टम कहीं का। तभी श्वेता कहती है कि देवेश, तुम रुक क्यों गए? देवेश कहता है कि श्वेता, किसी औरत को और चार्मिंग बनाने के लिए तुम क्या करती हो? जिस पर श्वेता कहती है कि अपने आप को और आकर्षक बनाने के लिए कोई कठिन काम नहीं करना पड़ता। देवेश पूछता है कि तो आप सामान्यतः क्या करती हैं? जिस पर श्वेता अपने बैग से एक मेकअप किट निकलती है, थोड़ा मेकअप करती है और अपने शर्ट के 2 बटन को खोल देती है और अपने बालों को भी खोल देती है और एक पैर पर दूसरा पैर रखकर एक स्टाइलिश पोज बनाते हुए कहती है कि अब क्या कहते हो मिस्टर देवेश? ये सब कांड होते देख देवेश का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया और उस सिस्टम से कहता है कि फिर से स्कैन करो श्वेता की रेटिंग को। सिस्टम से आवाज आती है, स्कैन पूरा हुआ, पैसेंजर की रेटिंग 90 पॉइंट, जो कि मिशन की आवश्यकताओं को पूरा करती है। इसके लिए आपका काम 15% और पूरा हुआ और आपको दिल्ली एनसीआर के प्लेटिनम एरिया में विला दिया गया है। आप उनके सेल्स मैनेजर से मिलकर ये ले लीजिए। देवेश खुशी से बोल पड़ता है कि क्या बात है। इधर देवेश को ये सब हरकतें करते देख श्वेता को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। देवेश श्वेता के घर के सामने आ जाता है और कार रोक देता है। श्वेता कहती है कि देवेश, क्या तुम बात करने के लिए मेरे साथ घर में चलोगे? आज मेरे पति बिजनेस के लिए कहीं गए हैं। देवेश को तो कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहती है, लेकिन वो कहता है कि दरअसल आज मुझे थोड़ा काम है, क्यों ना तुम अपने पति का इंतजार करो, हम अगली बार बात करेंगे। श्वेता कार से उतर जाती है और उसे गुड बाय करती है और मन में सोचती है कि यह कुछ समझ नहीं पाया कि मैं क्या कहना चाह रही थी। देवेश अगली सुबह प्लेटिनम एरिया के सेल्स डिपार्टमेंट में आ जाता है। क्या देवेश को विला मिलेगा या फिर नहीं? क्या यहाँ पर भी उसे फटीचर ही समझा जाएगा? एपिसोड 7-9 विले। एक लड़की कुछ सामान ले जा रही थी, तभी वो देवेश को देखती हैं। देवेश, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये बोलने वाली कोई और नहीं, यही लड़की थी। इसका नाम जोया है, जो कि पहले देवेश के साथ ही एड डिपार्टमेंट में काम किया करती थी, लेकिन इसने बहुत पहले ही वह जॉब छोड़कर यहाँ काम करने लगी थी। देवेश हंसते हुए कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारे मैनेजर से मिलने आया हूँ और कुछ रियल एस्टेट के कागजात लेने आया हूँ। जोया देवेश को पकड़कर बाहर ले जाते हुए कहती है कि देवेश, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ एक सेट ही 20 करोड़ से ऊपर के होते हैं, कौन सा सेट तुम अफोर्ड कर सकते हो? तभी एक लड़की की आवाज़ आती है, तुम क्या कर रही हो? वो लड़की जोया को देवेश से दूर करती है। जोया कहती है, मैनेजर सोफिया। ये लड़की और कोई नहीं, यहाँ की मैनेजर सोफिया जॉन। सोफिया देवेश का हाथ पकड़कर कहती है कि आप मिस्टर देवेश राय है, एम राइट? मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। चलिए मैं आपको पहले आपका रूम दिखा देती हूँ, या फिर पहले इस जगह की सारी डिटेल बताना चाहिए? जोया मैनेजर का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि मैनेजर, आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए, ये मेरे पुराने ऑफिस का सहकर्मी था, ये यहाँ प्लेटिनम एरिया का हमारा एक विला भी नहीं ले सकता है। मैनेजर सोफिया जोया की बातें और हरकतों से गुस्से में उससे अपना हाथ छुड़ाती हैं और कहती है कि तुम क्या बात कर रही हो? जाओ HR डिपार्टमेंट में और अपनी सैलरी जाकर देखो और मुझे यहाँ दोबारा मत दिखाई देना। जोया कहती है कि मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, वास्तव में मैं इसे जानती हूँ और मैं इसके बारे में सब कुछ जानती हूँ। मैनेजर कहती है कि पागल डायोट, तुम कुछ नहीं जानती हो। मिस्टर देवेश ने प्लेटिनम एरिया के 9 विलों को खरीदा है और तुम कह रही हो कि ये तुम्हारे साथ काम किया करते थे। सुन लिया, क्या तुम अब संतुष्ट हो? जाओ और अपना रिजाइनिंग लेटर लेकर निकल जाओ यहाँ से। मैनेजर सोफिया देवेश के सामने अपना सिर झुकाते हुए कहती है, माफ़ कीजिएगा मिस्टर देवेश, ये एम्प्लॉय कुछ ज़्यादा ही तनाव में है, इसके वजह से इसका मेंटल हेल्थ खराब हो गया है, तभी ये बहकी बहकी बात कर रही है। ये आपके लिए एक बुरा अनुभव रहा है, इसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। देवेश कहता है कि अरे कोई बात नहीं, आप क्यों माफ़ी मांग रही है? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसे भूल जाए, ऐसा समझिए ये कुछ हुआ ही नहीं था। वैसे मेरे घरों के कागजात मुझे मिल सकते हैं क्या?
मैनेजर सोफिया मन में सोचती है कि ये यंग मैन तो बहुत अच्छा है, इसके अंदर दूसरे अमीरों की तरह घमंड नहीं है, और एक एम्प्लॉय को बुलाती है जो कुछ लिफाफे और कुछ चाबियां लेकर आता है। मैनेजर कहती है कि मिस्टर देवेश, ये रहे 9 विलों के कागजात और उनकी चाबियां, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें कह सकते हैं। देवेश उन सभी कागजातों और चाबियों को लेकर कार में बैठ जाता है और वहां से चला जाता है। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आता है। ये मैसेज श्वेता ने किया था। उसने उसमें लिखा था कि मैंने सुना कि मिस्टर रवि और उनके साथी दोनों को HR डिपार्टमेंट ने निकाल दिया है। देवेश ये पढ़कर सोचता है कि ये नहीं हो सकता, मैंने तो उन्हें छोड़ दिया था, फिर भी वे दोनों निकाले गए, ये तो बहुत तेज हुआ यार। देवेश यामी को मैसेज करता है कि क्या तुमने मिस्टर रवि और उनके साथी को निकाला है। यामी मैसेज करती है कि ये न्यूज़ तो बहुत तेजी से फैल गई है। हाँ, मैंने ही उन दोनों को निकाला है। जब मैं उन दोनों से तुम्हारे निकाले जाने का कारण पूछा तो उनके पास कोई बढ़िया जवाब नहीं था, इसलिए उन्हें निकाल दिया। देवेश मैसेज करता है कि अब आगे का क्या प्लान है एड डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के बारे में। यामी मैसेज करती है कि ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। देवेश मैसेज करता है कि नहीं, मैं अपने ड्राइवर के काम से बहुत खुश हूँ, मेरे हिसाब से तुम्हें नकुल शास्त्री को डायरेक्ट बना देना चाहिए। यामी मैसेज करती है कि ठीक है, वैसे मेरी कार अभी तक ठीक होकर नहीं आई है, क्या तुम यहाँ आकर मुझे ऑफिस तक छोड़ दोगे। देवेश मैसेज करता है कि बिल्कुल मिस, ये टैक्सी ड्राइवर आपकी खिदमत में हाजिर है। तभी सारा देवेश के पास आकर रहती है कि मास्टर सिस्टम का नया टास्क आ गया है, अगर आप 5 स्टार रेटिंग पाते हैं तो आपको 2 लाख स्किल पॉइंट और आपका काम 25% और पूरा हो जाएगा। देवेश यामी के पास पहुंच जाता है और उसे कार में बैठा लेता है। यानी से कहता है कि 5 स्टार रिव्यू देना मत भूलन। यामी कहती है कि क्या तुम 5 स्टार रिव्यू चाहते हो। देवेश कहता है कि हाँ बिल्कुल चाहता हूँ। यामी कहती है कि ऐसा क्या, ठीक है क्यों ना मैं ऐसा करूँ, 9 दंड बैठक के बदले में तुम्हें 5 स्टार रिव्यू दे दूँ, ठीक रहेगा ना। देवेश यामी के एकदम पास चला जाता है, जिसके कारण यामी की धड़कनें बढ़ जाती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। देवेश कहता है कि मुझे 5 स्टार रिव्यू नहीं चाहिए, मुझे वो 9 दंड बैठक ही चाहिए, एक भी मिस नहीं होना चाहिए, उसके आगे ये 5 स्टार रिव्यू क्या है। देवेश ये सब यामी को सीट बेल्ट लगाते हुए कह रहा था। यामी के गाल लाल हो जाते हैं और कहती है कि थरकी कहीं के। देवेश यामी की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। देवेश यामी को उसके ऑफिस के बाहर छोड़ देता है। तभी वहां श्वेता आ जाती है और कहती है मिस यामी देवेश। उसे देखकर यामी चौंक जाती है। देवेश श्वेता को हाई करते हुए कहता है कि मैं तो बस एक टैक्सी ड्राइवर हूं, मैं तो मिस यामी को यहाँ छोड़ने आया था। श्वेता मन में सोचने लगती है कि ये दोनों इतना घबरा क्यों रहे हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तभी श्वेता के दिमाग की बत्ती जलती है और सोचती है कि इसमें कोई शक नहीं कि वे दोनों रवि और उसका साथी क्यों यहाँ से निकाले गए और मुझे बता भी नहीं रहे थे। अच्छा, तो देवेश प्रेसिडेंट जनरल मैनेजर के साथ है, ऐसा लगता है कि यहाँ मेरे लिए कोई चांस नहीं है। श्वेता को सोचते देख यामी कहती है कि काम का समय हो गया है, चलो हम दोनों साथ चलते हैं। श्वेता कहती है कि हाँ मिस यामी। दोनों चले जाते हैं। तभी देवेश का फ़ोन डिंग करता है। देवेश फ़ोन देखता है, उसमें उसे 5 स्टार रिव्यू मिला था और वो कहता है कि ये लड़की बोलने में तीखी है लेकिन अच्छी है। क्या सच में देवेश और यामी का चक्कर चल रहा है या फिर ये सब एक गलतफहमी है। एपिसोड 8 एंका का बॉयफ्रेंड। देवेश के फ़ोन पर एक ऑर्डर आता है बसंत हाउस पर आने के लिए। देवेश उसे गूगल मैप पर चेक करता है। वसंत हाउस, चलो ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है मैं यह ऑर्डर ले लेता हूँ। वो ऑर्डर ले लेता है। तभी उसे ऑर्डर करने वाला कॉल कर देता है। देवेश कॉल उठाता है तो उसमें से एक लड़की की आवाज़ आती है, हेलो क्या आप टैक्सी ड्राइवर हो, आपकी उम्र कितनी है, क्या मैं जान सकती हूँ। देवेश कहता है मैं अभी 25 का हुआ हूँ। वो लड़की कहती है क्या आप मेरी एक मदद करेंगे, प्लीज़ मेरे बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर दीजिए, इसके बदले 5 स्टार रिव्यू आपको दूंगी, ये कैसा रहेगा। देवेश कुछ देर सोचता है फिर कहता है ठीक है, डील पक्की। देवेश बसंत हाउस पर पहुंच जाता है जो कि एक बड़ी बिल्डिंग थी। देवेश अंदर बिल्डिंग में जाता है। लड़की ने उसे जो रूम नंबर बताया था वो जाकर उसे नॉक करता है। वो लड़की दरवाज़ा खोलती है। देवेश कहता है कि मैं आ गया। वो लड़की देवेश के चेहरे को देखकर सोचने लगती है कि ये टैक्सी ड्राइवर तो बहुत हैंडसम है, ये तो मेरे साथ काम करने वाले लड़कों से तो बहुत अच्छा है। इस लड़की का नाम मुस्कान अग्रवाल है जो कि एक एंकर है जो यूट्यूब और दूसरे मीडिया चैनलों पर लाइव स्ट्रीम करती है। मुस्कान देवेश का हाथ पकड़ते हुए अंदर लाती है। वहाँ एक अधेड़ उम्र की महिला उसे देखकर कहती है कि क्या तुम मुस्कान के बॉयफ्रेंड हो। देवेश कहता है हाँ, नमस्ते आंटी जी, मेरा नाम देवेश राय है। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी हंसते हुए कहता है कि बेटा तुम तो बहुत अच्छे दिखाते हो, जब मैं भी जवान हुआ करता था तो मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखाता था। वैसे बेटा तुम काम क्या करते हो। ये दोनों और कोई नहीं मुस्कान की माता पिता थे। देवेश उन्हें मुस्कुराते हुए बताता है कि मैं टैक्सी ड्राइवर का काम करता हूँ। ये सुनकर मुस्कान के माता पिता चौंक जाते हैं और कहते हैं कि टैक्सी ड्राइवर।
मुस्कान देवेश को पीछे करते हुए कहती है कि मम्मी और पापा दरअसल इस समय टैक्सी ड्राइवर का काम खोलना भी काफ़ी प्रॉफिटेबल है, इसने ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। मुस्कान के पिता कहते हैं कि क्या बिजनेस करने वाला है, क्या तुम्हें नहीं पता कि भारत में आधे से ज़्यादा स्टार्टअप तो कर्ज में है, बिजनेस करना इतना आसान नहीं है, मैंने तो सोचा था कि तुम कोई स्टेबल सरकारी नौकरी वाले हो। मुस्कान बात बदलते हुए कहती है कि अरे मम्मी पापा, क्या आप दोनों अपने दोस्त की पार्टी में नहीं जा रहे हैं? मुस्कान के पिता कहते हैं वैसे टाइम तो हो गया है। मुस्कान कहती है कि मैं उससे कह देती हूँ कि आप दोनों को वहाँ छोड़ दें और मैं उसके साथ वहीं से शॉपिंग के लिए मॉल में चली जाऊंगी। देवेश सिर खुजलाते मुस्कुराते हुए बोला, माफ़ कीजिएगा, आज जो मैं कार चला रहा हूँ उसमें केवल 2 लोगों के लिए ही सीट है। अंकल और आंटी, आप दोनों को कोई दूसरी कार मंगानी होगी। मुस्कान के माता पिता का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और वे सोचते हैं कि क्या ये कोई सनकी है। और मुस्कान को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। सभी बिल्डिंग से निकलकर बाहर देवेश के पीछे पीछे पार्किंग में जाने लगते हैं। मुस्कान के पिता गुस्से में कहते जा रहे थे कि इस लड़की को यही लड़का प्यार में गिरने के लिए मिला था, अभी तक टैक्सी ड्राइवर था, अब मोटरसाइकिल ड्राइवर है, वो भी इसका बॉयफ्रेंड। मुस्कान की माँ भी गुस्से में कहती है कि अगर लोगों को इस बारे में पता चला तो वे सब हम पर हंसते हंसते ही मर जाएंगे। इन दोनों के गुस्से वाली टोन में बातें करते देख मुस्कान बेचारी के तो डर और घबराहट से पसीने छूट रहे थे और वो इन सब से एकदम पीछे चल रही थी। देवेश आगे आगे चला जा रहा था, इन लोगों की बातें तो सुन ही नहीं रहा था। जब पार्किंग में पहुंच जाता है तो अपनी चाबी निकालता है और उसका बटन प्रेस करता है तो वहां खड़ी चमचमाती ब्लैक जैग्वार एफ कार का दरवाजा खुल जाता है और देवेश उसमें जाकर बैठ जाता है। ये सब देख करके तो तीनों के तीनों का मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है और वे सब उस कार को देखते ही रह जाते हैं। उसके पिता कहते हैं कि ये तो बहुत महंगी कार है। मुस्कान भी खुशी से उछलते हुए कहती है कि क्या ये तुम्हारी कार है? देवेश सीट बेल्ट लगाते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये मेरी ही कार है और आओ यहाँ बैठो। मुस्कान के माता पिता उसे धक्का देकर कहते हैं हाँ हाँ जल्दी जाओ, तुम्हें देवेश को इतना इंतजार नहीं करवाना चाहिए, हम लोग दूसरी कार से चले जाएंगे, तुम जाओ और अच्छे से शॉपिंग करना। मुस्कान कहती है ठीक है और कार में बैठ जाती है। देवेश मुस्कान से पूछता है और बताइए मिस, कौन से मॉल में तुम जाना चाहती हो? मुस्कान कहती है कि डीएलएफ मॉल में, ये कार तो ऑसम है, आज से पहले मैं कभी इतने महंगे कार में नहीं बैठी। मुस्कान देवेश की तरफ एक क्यूट सा चेहरा बनाकर कहती है कि मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्या आप मानोगे? मैं एक महिला एन कहूँ, क्या मैं तुम्हारे कार में कुछ देर के लिए लाइव स्ट्रीम कर सकती हूँ? देवेश भी मुस्कुराता हुआ कहता है कि कर सकती हो, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे 5 स्टार रिव्यू देना होगा। मुस्कान तुरंत अपना फ़ोन निकालकर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देती है और कहती है हेलो गाइस, पता करो कि मैं कहाँ हूँ। कमेंट आना शुरू हो जाते हैं, अरे तुम तो एक स्पोर्ट कार में हो। मुस्कान फ़ोन के कैमरे से कार का बाहरी लुक भी दिखने लगती है और भी कमेंट आना शुरू हो जाता है, अरे यार ये तो जैग्वार F100 करोड़ वाली स्पोर्ट कार है। उनमें से एक कमेंट आता है कि मुस्कान, जरूर तुमने एक हैंडसम ड्राइवर और ये कार रेंट पर लिया होगा ताकि तुम अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा सको। वैसे तुमने कितना पैसा खर्च किया या फिर इसके लिए तुमने अपने आप को ही बेच डाला? मुस्कान ये कमेंट पढ़कर तुरंत रिप्लाई देती है कि बेवकूफ़ों जैसी बात मत करो, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ जो ये सब करती हो। ये श्रीमान है जो कि टैक्सी ड्राइवर का काम करते हैं और ये उन्हीं की कार है। मुस्कान मन में सोचती है कि अगर ये ऐसा आदमी होता तो मैं यहाँ इसके साथ आती ही नहीं, लेकिन ये वैसे नहीं है। वे दोनों उसके स्थान तक पहुँच जाते हैं जहाँ के लिए मुस्कान ने ऑर्डर किया था। वो वहीं उतर जाती है और जाते हुए उसे फ़ोन दिखाते हुए कहती है मैंने 5 स्टार रिव्यू दे दिया है, शुक्रिया हैंडसम मैन, आशा करती हूँ कि अगली बार फिर मिलेंगे। तभी देवेश के पास सारा आ जाती है जो उसके ऊपर ही बैठ जाती है और खुश होकर कहती है बधाई हो मास्टर, आपने एक और 5 स्टार रिव्यू का टास्क पूरा किया है। इसके लिए 2 लाख पॉइंट और रिवॉर्ड के रूप में कबीर इंटरनेशनल रेसिंग ट्रैक और मास्टर ड्राइविंग स्किल दिया जाता है। देवेश कहता है कि कबीर रेसिंग ट्रैक और मास्टर ड्राइविंग स्किल बहुत बढ़िया। देवेश बाहर मुस्कान को देखते हुए कहता है कि 1 मिनट रुको, क्या तुम ऐसे किसी को यहाँ जानती हो? मुझे अपना फ़ोन बदलना था। मुस्कान कहती है कि हाँ जानती हूँ, मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ। क्या देवेश का कोई नया सिर दर्द तो इंतजार नहीं कर रहा है? एपिसोड 9 फ़ोन शॉपिंग, फ़ोन की शॉपिंग। मुस्कान देवेश को नोएडा के एक बड़े आईफोन की दुकान के सामने ले आती है और दोनों अंदर चले जाते हैं। मुस्कान अपना लाइव स्ट्रीम जारी रखी हुई थी। देवेश मुस्कान से कहता है कि मुझे मैक्सिमम मेमोरी वाला फ़ोन चुनने में मदद करो। मुस्कान थोड़ा घबराते हुए कहती है कि देवेश, क्या तुम सच में यहाँ फ़ोन देखना चाहते हो? ऑनलाइन इससे कई गुना सस्ती मिल जाएगी। देवेश मुस्कान के गालों को टच करते हुए कहता है कि अरे हाँ, मैं सच में यहीं से फ़ोन लेना चाहता हूँ, ऑनलाइन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं से लूँगा। देवेश के मुस्कान के गालों को छूने से मुस्कान के गालों और कानों दोनों का ही रंग लाल हो जाते हैं और वो शर्माते हुए कहती है ठीक है। मन में सोचने लगती है कि ये अचानक से मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है, मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो गई? अरे नहीं, शायद आज तक मुझे किसी लड़के ने इस तरह से टच नहीं किया है इसलिए।
वहाँ उन दोनों के पास एक आदमी एक बॉक्स लिए आता है और कहता है कि हेलो सर, क्या आप दूसरा फ़ोन कवर लेना पसंद करेंगे? आपको ये खरीदने के लिए 10,000 रू से ज़्यादा की ज़रूरत होगी। इसे लगाने के बाद अगर आपका फ़ोन गिर जाता है तो भी उस पर एक भी स्क्रैच नहीं आएगा। देवेश अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोला, मुझे फ़ोन पर कवर लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इससे मुझे अजीब सा महसूस होता है। वो सेल्समैन कहता है कि आप सही कह रहे हैं, क्या आप ये फेवरेट डिज़ाइन नहीं लेना चाहते हैं? सेल्समैन कई रंग बिरंगे फ़ोन कवर दिखाते हुए कह रहा था। सेल्समैन की ये चिपकू वाली हरकतों से गुस्सा होकर देवेश कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं फ़ोन कवर चाहता हूँ? मेरा इरादा इतना है कि मैं कुछ और फ़ोन खरीदना चाहता हूँ, ताकि अगर मेरा कोई फ़ोन टूट जाए तो मैं उसे नए वाले से बदल सकूँ। समझे कुछ की नहीं, मुझे सभी कलरों के 5-5 फ़ोन पैक करके दे दो। ये सुनकर तो मुस्कान और उस सेल्समैन ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। सेल्समैन कहता है कि सर टोटल 20 फ़ोन होते हैं, क्या आप श्योर हैं? देवेश उसे हाथ दिखाते हुए बोला कि और हाँ, वो वाली पीसी भी उसके साथ पैक कर देना। मुस्कान देवेश के इस एटीट्यूड को देखकर कहती है कि क्या धमाल मचाया है यार, वाह, मैं तो इसकी फ़ैन हो गई। और वो जैसे ही अपने लाइव स्ट्रीम को देखती हैं उसके तो होश ही उड़ गए थे। वो कहती है कि अरे बाप रे, इतनी जल्दी 5 मिलियन से ज़्यादा की पॉपुलैरिटी, ये तो पहले से 5 गुना ज़्यादा है। और मन में सोचती है कि ये एकदम सच है कि पैसों का दिखावा करना लाइव स्ट्रीम में पॉपुलैरिटी बढ़ाने का सही तरीका है। मुस्कान की लाइव स्ट्रीम में भर भर के कमेंट और गिफ्ट आए जा रहे थे। देवेश सब सामान लेकर बाहर आने लगता है, तब मुस्कान कहती है कि देवेश, क्या तुम कुछ और नहीं खरीदना चाहते? जिस पर देवेश अपना फ़ोन निकलता है और कुछ सोचता है, फिर कहता है कि मैं एक घड़ी खरीदना चाहता हूँ। मुस्कान देवेश को बगल के एक वॉच सेंटर में लाती है जहां वो अब भी लाइव स्ट्रीम कर रही थी। वॉच सेंटर में एक सेल्स गर्ल आती है और कहती है कि सिस्टर प्रिया, नए ग्राहक आ गए हैं, हमें जाना चाहिए। प्रिया कहती है कि वेलकम करने के लिए ये तो समय की बर्बादी होगी, क्या तुम देख नहीं रही हो कि वो लड़की लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है? ऐसा लगता है कि ये लोग नकली पैसों का दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं। और उस लड़के को देखो जिसने ओरिजिनल ब्रांड की सस्ती कॉपी पहने हुए है, क्या लगता है ये कुछ ले भी पाएंगे? वो सेल्स गर्ल कहती है, लेकिन अगर वो लाइव स्ट्रीम कर रही है तो इससे हमारा ही फायदा होगा, हमारी सेल्स बढ़ेगी। प्रिया कहती है कि तुम सोच तो सही रही हो, लेकिन यहाँ सुपर रिच लोगों के अलावा सभी को इग्नोर करना चाहिए। ये एवरेज लाइव स्ट्रीम करने वालों की औकात से बाहर है खरीदना। प्रिया की बातें सुनकर वो सेल्स गर्ल कहती है कि आप सही कह रही हैं, वाह सिस्टर, आप तो एकदम प्रोफेशनल है लोगों का पहचान करने में। इधर उन दोनों से थोड़े दूर ये दोनों देवेश और मुस्कान, जिन्हें पता ही नहीं था कि उनके बारे में क्या बातें चल रही हैं। ये दोनों तो घड़ी देखने में लगे थे। मुस्कान घड़ियों को देखती, कोई 2 लाख तो कोई 35 लाख तो कोई 5 लाख की, ऐसे ही सब थी। वो सोचने लगती है कि इन अमीरों की बात ही अलग है, इनमें से एक भी घड़ी को लेने के लिए पूरा पेमेंट करना होगा। देवेश वहां पर खड़ी प्रिया से कहता है, मिस, क्या ये घड़ी आप मुझे दिखा सकती हैं? प्रिया कहती है कि माफ़ कीजिएगा, इस घड़ी को देखने के लिए पहले आपको पेमेंट करना होगा। प्रिया की ऐसी बातें सुनकर मुस्कान सोचने लगती है कि ये कैसे, अरे लोग बिना देखे उसे कैसे खरीदेंगे। तभी वहां दरवाजे से एक अधेड़ उम्र का आदमी आता है जिसके बाल काले थे। उसने अपना बुढ़ापा छुपाने के लिए कलर किया था और उसके साथ एक यंग लगभग 24 या 25 साल की लड़की हाथ में हाथ डाले हुए थी, जो कि उस आदमी से हाइट में काफ़ी बड़ी थी। वो आदमी अंदर आते ही बोलता है, वेट्रेस। दोनों ही हंसते हुए अंदर वॉच टेबल के पास आ जाते हैं। प्रिया तुरंत उनके पास आते हुए कहती है कि मिस्टर राजूपाल, मिसेज राजूपाल, आप दोनों का स्वागत है, बड़े दिनों बाद आप दिखाई दिए, बताइए मैं आपकी कैसे मदद करूं? मिस्टर राजूपाल कहते हैं कि मुझे अपनी वाइफ को बर्थडे गिफ्ट में एक घड़ी देना है, तो क्या तुम मुझे दिखा दोगी? वो तुरंत जाती है और एक गोल्डन कलर की टाइटन घड़ी लाकर उन्हें दिखती है, जिसे देखकर मिस्टर राजूपाल की वाइफ यानी मिसेज राजूपाल तो खुशी के मारे उछल पड़ती है और कहती है कि वाओ, इस घड़ी को एक बार देखो, ये तो बहुत अच्छा है, क्या मैं सच में इसे बर्थडे गिफ्ट के रूप में ले रही हूँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मिस्टर राजूपाल भी हंसते हुए कहते हैं, हाँ हाँ मेरी जान, मैं इसे तुम्हें दूंगा, अब ले लो तुम। प्रिया भी हंसते हुए कहती है कि मिसेज राजूपाल, आपकी आंखें तो सच में काफ़ी अच्छी है, ये इस साल की नई मॉडल की घड़ी है, ये अभी ज़्यादा बाजार में आई भी नहीं है। मुस्कान और देवेश दोनों ही उस सेल्स गर्ल प्रिया की दोगलेपन को देख रहे थे और लाइव स्ट्रीम पर भर भर के कमेंट आ रहा था कि क्या ही घटिया लड़की है। कोई कह रहा था कि ये तो बहुत क्रीपी है। ऐसे ही एक और कमेंट आया कि सिस्टर और ब्रदर, आप दोनों को वहां से निकल जाना चाहिए। क्या देवेश वहां से बिना कुछ किए निकल जाएगा या फिर कोई तमाशा करेगा? एपिसोड 10 पार्ट एक फिलिप वॉच। देवेश से उस सेल्स गर्ल प्रिया का दोगलापन नहीं देखा गया। वो गुस्से में जाकर बोला, तुम्हारा क्या मतलब है? हम सभी कस्टमर पर तुम्हें बराबर से ध्यान देना चाहिए, लेकिन तुम तो भेदभाव कर रही हो। प्रिया भी उसके तरफ एक रुखा सा चेहरा बनाकर कहती है कि माफ़ कीजिए, हम कस्टमर के लेवल के अनुसार ही उसे सेवा देते हैं, आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। देवेश घूरते हुए कहता है कि हाँ, तुम लोग किताब के कंटेंट से नहीं उसके कवर से जज करते हो, कुत्ते की आंख लोगों के नीचे ही होती है। मुस्कान देवेश के पास आती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि मी देवेश, ये लग्जरी वॉच तो सही नहीं है, आप गुस्सा मत होइए।
प्रिया उन दोनों को तिरछी नज़र से देखते हुए कहती है कि तुम दोनों घटिया एंकर, तुम दोनों के लिए यही अच्छा था कि मैंने अंदर आने दिया, नहीं तो तुम दोनों की औकात नहीं, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। उधर ये तमाशा मिस्टर राजूपाल उनकी पत्नी भी देख रही थी। उसकी पत्नी कहती है कि है पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर चले जाते हैं लोग हूँ। देवेश एकदम गुस्से से तमतमा जाता है। उसे गुस्से में देख मुस्कान तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर लाती है और कहती है कि इस बारे में भूल जाए, चलिए हम चलते हैं, यहाँ से खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों दूसरी स्टोर पर चलेंगे। मुस्कान देवेश को बगल के ही दूसरे लग्जरी वॉच स्टोर में लाती है। दोनों अंदर जाते हैं तो वहाँ एक सेल्स गर्ल आती है जो उन दोनों का बड़े गर्मजोशी के साथ वेलकम करती है और कहती है कि नमस्ते सर और मैडम, यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। देवेश मुस्कान की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं इस जगह के बारे में अच्छे से नहीं जानता और ना ही घड़ियों के मॉडल के बारे में जानता हूँ, क्यों ना तुम मुझे कोई घड़ी का मॉडल रिकमेंड करो। मुस्कान देवेश की बात सुनकर चौंक जाती है और कहती है कि मिस्टर राय, मुझे भी घड़ियों के मॉडल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, रुकिए मैं अपने व्यूअर से रिकमेंड करने के लिए कहती हूँ। फिर दोनों ही लाइव कमेंट को देखने लगते हैं। देवेश के मुस्कान के इतना पास आने से मुस्कान की धड़कनें फिर से तेज हो जाती है और उसके गाल भी लाल होने लगते हैं और वो सोचने लगती है कि देवेश उसे अपने बाहों में भरकर उसे किस किए जा रहा है। उसने तुरंत अपने आप को चींटी काटी और सिर हिलाते हुए सोचती है कि ये मैं क्या सोच रही हूँ। उसने एक लंबी सांस ली, अपने को शांत किया और लाइव स्ट्रीम को देखने लगी। उनमें कई लोग कई घड़ी और उनके मॉडल को बता रहे थे। तभी उनमें से एक ने एक फोटो भेजे जिसे देखकर सभी व्यूअर उसी घड़ी पाटेक फिलिप की सन मून 6 मॉडल को रिकमेंड करने लगे। देवेश धीरे से कुछ सोचते हुए बोला, पाटेक फिलिप सन मून 6 मॉडल अच्छा है। इधर वो सेल्स गर्ल जब देवेश के मुंह से उस घड़ी का नाम सुनती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो मन में सोचती है कि क्या ये एंकर उस घड़ी के बारे में बात करने का साहस कर रहे हैं। देवेश उस लाइव को देखते हुए कुछ सोच रहा था, जिसे सोचते देख मुस्कान कहती है कि मिस्टर राय, आप गुस्सा मत होइएगा, ये लोग ऐसे ही बात करते रहते हैं, चाहे जो कमेंट कर देते हैं, कहिए तो मैं लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दूं। देवेश कहता है कि अरे कोई नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसे ऐसे ही चलने दो। देवेश मुस्कुराते हुए उस सेल्स गर्ल से बोलता है कि क्या आप पाटेक फिलिप की सन मून 6 मॉडल दिखा सकती है। देवेश को वही डिमांड करते देख मुस्कान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो ये सोच रही थी कि ये घड़ी शायद लग्जरी ना होकर एवरेज ही हो, लेकिन इसका उल्टा वो घड़ी कुछ ज़्यादा ही लग्जरी निकली। देवेश की बातों को सुन वहाँ पूरे वॉच स्टोर में शांति छा जाती है और वहाँ के मैनेजर और स्टाफ मेंबर का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो सेल्स गर्ल चौंकते हुए कहती है कि क्या क्या कहा आपने सर, आप पाटेक फिलिप की सन मून 6 मॉडल वॉच खरीदना चाहते हैं। देवेश उन्हें अपना सुप्रीम क्रेडिट कार्ड दिखाते हुए कहता है कि क्या ये संभव नहीं है। मैनेजर और सभी स्टाफ मेंबर देवेश के पीछे मधुमक्खी की तरह छा जाते हैं और कहते हैं कि अरे सर, बिल्कुल पॉसिबल है, हम दे सकते हैं। वॉच स्टोर का मैनेजर कहता है कि लेकिन सो ये घड़ी यहाँ इस स्टोर में नहीं है और हमें इसे स्विट्जरलैंड से मंगाने की ज़रूरत है। जब ये घड़ी वहाँ से आएगी तो मैं खुद पर्सनली आपके घर तक डिलीवर करूँगा। पहले तो देवेश को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर कुछ समझ आया तो वो शांत हो गया। मुस्कान उस मैनेजर से बोल पड़ती है कि आपका इतना बड़ा स्टोर है तो फिर वो आउट ऑफ स्टॉक कैसे हो गया। जिस पर वो मैनेजर मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि मिस, दरअसल बात यह है कि इस दुनिया में इस मॉडल की घड़ी केवल 10 ही है और सभी स्विट्जरलैंड में ही है। जब कोई इसे ऑर्डर करता है तो वो वहाँ से उसे डिलीवर कर देते हैं, इसलिए ये घड़ी हमारे स्टोर में नहीं है। मुस्कान मैनेजर की बातों को सुनकर कहती है, ओ अच्छा, मैं समझ गई। देवेश उन्हें 5 करोड़ का पेमेंट उसी वक्त कर देता है। उसे पेमेंट पूरा करते देख वहाँ सभी लोग और चौंक जाते हैं। आमतौर पर लोग महंगी घड़ी खरीदते हैं तो केवल कुछ ही पैसे पे करते हैं और बाकी का घड़ी के मिलने के बाद करते हैं। मैनेजर देवेश को वीवीपी कार्ड देता है और कहता है कि दोबारा जरूर से आइएगा सर। बाहर बगल के वॉच स्टोरों को जब इस बार में पता चलता है तो वे सब भागते हुए वहां आने लगते हैं। एक सेल्स गर्ल कहती है, अरे तुमने सुना क्या, किसी ने 5 करोड़ रू की वॉच खरीदी है। उन भागने वाले लोगों में प्रिया भी थी। वो कहती है कि इस स्टोर में हाँ तो जरूर वो पाटेक फिलिप की सन मून 6 मॉडल रही होगी, क्या सच में वही है। उनमें से एक सेल्समैन ने कहा, अरे चलो चलो देखें कि वो आदमी है कितना अमीर। सभी लोग बाहर स्टोर के खड़े होकर देवेश और मुस्कान को देखने लगते हैं। एक लड़की कहती है कि वाह, ये तो बहुत हैंडसम है और यंग है, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता है। उसके बगल का लड़का उसके सिर पर मारते हुए कहता है कि दिन में सपने मत देखो। तभी प्रिया जब उन दोनों को देखती है तो उसका मुंह इतना बड़ा खुल गया था कि उसमें एक क्रिकेट की बाल आ सकती थी और कहती है कि क्या ये दोनों, ये नहीं हो सकता है। देवेश और मुस्कान बाहर आ जाते हैं और मुस्कान अभी भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। प्रिया सभी को हटाते हुए उन दोनों के पास आती है और कहती है कि सर, हमारे पास भी हमारे स्टोर में बहुत सारे नए मॉडल की वॉच है, क्यों ना आप हमारे स्टोर में आए। देवेश उससे डरावना चेहरा बनाते हुए कहता है कि जरूरत नहीं है, मेरे जैसे गरीब को आपके लेवल की सर्विस की। ये कहकर देवेश मुस्कान को लेकर चला जाता है। प्रिया चिल्लाते ही रह जाती है कि समझ जाए, मैं गलत थी। प्रिया वहीं बैठ जाती है और रोते हुए ही अपने गालों पर थप्पड़ मारने लगती है और कहती है कि मैंने एक गलत इंसान से पंगा ले लिया
मैंने इतना बड़ा कमीशन गवा दिया। इधर मुस्कान के लाइव स्ट्रीम में कमेंट आता है कि ब्रदर ने तो बिल्कुल ठीक किया। मुस्कान सबको धन्यवाद करते हुए लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर देती है और देवेश के साथ उसके कार तक आ जाती है। देवेश उसे एक आईफोन पकड़ा देता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, तुमने मेरे साथ इतने देर तक शॉपिंग की, अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद और इसे थैंक यू गिफ्ट समझ कर रख लो। मुस्कान उस आईफोन को ले लेती है और कहती है कि धन्यवाद इसके लिए, आज का दिन सच में मेरे लिए बड़ा दिन था। देवेश कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं, जिस पर मुस्कान कहती है कि नहीं आप जाए, मुझे अभी यहाँ थोड़ा काम है, गुड बाय। देवेश कहता है ठीक है गुड बाय और वहाँ से वो अपना कार लेकर निकल जाता है और मुस्कान मन में सोचती है कि इतना अच्छा आदमी कोई कैसे हो सकता है, अमीर और जेंटल, काश ये सच में मेरा बॉयफ्रेंड होता, मजा ही आ जाता। देवेश कबीर इंटरनेशनल रेसिंग ट्रैक पर आ जाता है और वो अंदर रिसेप्शन पर जाता है। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की कहती है कि सर माफ़ कीजिए, आज ये लोगों के लिए बंद है क्योंकि पहले ही हमारे एक वीपी कस्टमर ने बुक कर लिया है। देवेश कहता है कि मैं यहाँ खेलने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे मैनेजर से मिलने आया हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो मैनेजर को बताने में कि मैं देवेश राय आया हूँ। वो लड़की कहती है कि ज़रा एक मिनट रुकिए सर, मैं अभी उन्हें इन्फॉर्म करती हूँ। तभी वहाँ कुछ लोग दरवाज़ा खोलते हुए आते हैं और उनका लीडर कहता है कि यहाँ क्या चल रहा है, इसका नाम डेविड बजाज था। डेविड चिल्लाते हुए कहता है कि क्या हमने आज पहले ही कहा नहीं था कि ट्रैक एकदम साफ होना चाहिए, कैसे एक बाहरी व्यक्ति अंदर आ सकता है। आखिर कौन था ये डेविड बजाज, क्या देवेश और डेविड के बीच में दुश्मनी होगी या फिर दोस्ती, कहीं देवेश किसी मुसीबत में तो नहीं। आगे की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारी यूट्यूब चैनल सिर्फ और सिर्फ वीके नॉवल स्टोरी 2.0 को। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना ना भूले। चलिए मिलते हैं अगले एक न्यू एपिसोड में। धन्यवाद।